बेटा ऑनलाइन क्लास वाले बच्चे एक बार कंफर्म कर दें, अभी आपको ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है ना? जो भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं एक बार कंफर्म कर दें। कल भी मैं आप सबसे यही कह रहा था कि जब आप क्लास में आओगे, क्लास में पढ़ोगे, तो मैं आपको जीरो लेवल से सारी चीज़ें कन्वे करता जाऊंगा, आपको 100% सब कुछ समझ में आएगा, गारंटी है। क्वेश्चन बनेगा ही नहीं आपका 99% तो, लेकिन अगर 1% क्वेश्चन बनता है तो थोड़ी सी ड्यूटी आपकी भी है। तो कोई क्वेश्चन डाउट आ रहा है तो उसे डिस्कस करके चलें, पूछ के चलें। क्योंकि क्लास में आकर के भी आप क्वेश्चंस रेज नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आने का कोई फ़ायदा है नहीं। इससे बेहतर है तो घर पर किताबें उठाएं और सेल्फ में पढ़ना चालू करें। नो मैटर, आज बैच की शुरुआत है, वेरी फ्यू कैंडिडेट्स हैं, धीरे धीरे बैच बढ़ेगा, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। तब भी एक बार प्रेशर आता है कि इतने सारे बच्चे बैठे हैं, हम क्वेरी रेज करेंगे, अच्छे लगेंगे क्या? या पता नहीं दूसरे क्या सोचेंगे हमारे बारे में, इसको तो कुछ भी नहीं आता। कोई कुछ भी सोचे, आपको अपना डेवलपमेंट करना है ना, आपको खुद को आगे बढ़ाना है, खुद को पढ़ना है। अगर कोई समस्या आ रही है तो क्लास में डिस्कस करो फ्रीली, आपको कभी डीमोटिवेट नहीं किया जाएगा और दूसरा बच्चा आपको इंटरप्ट नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि क्लास में मैं क्वेरी के टाइम पे किसी दूसरे बच्चे को अगर कोई तीसरा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है या कुछ बोल रहा है तो मैं उसे रोक देता हूँ। मैं जितना भी पढ़ाता हूँ, मैं जो भी आपको सिखा रहा हूँ उस पर जी भर के एंजॉय करें आप। लेकिन बच्चा कोई डाउट पूछ रहा है तो दूसरा कोई हंस नहीं पाएगा, न कोई डिस्ट्रैक्ट कर पाएगा, न कोई उसे कमेंट कर पाएगा। ये मेरी जिम्मेदारी होती है। तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो पूछें, ऑनलाइन क्लास वाले बच्चे अपना टाइप कर सकते हैं, उनका जो भी डाउट रहेगा अकॉर्डिंगली मैं क्लास के दौरान ही उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। बट अल्टीमेटली मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, ये लास्ट स्टेज है आपके लिए सीखने की। क्योंकि अकाउंट्स आपने पहले बहुत पढ़ा होगा, एफएम भी पढ़ ली होगी बीकॉम वगैरह में, लेकिन वहाँ पढ़ने के तरीके अलग होते हैं। यहाँ पर उन चीज़ों को हम इंडस्ट्री से कनेक्ट करते हुए बहुत डिटेल में बेसिक से जा कर के एडवांस लेवल तक हम सीख रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप मान के चलो एक प्रोफेशनल तरीके से चीज़ों को सीखा जा रहा है, जो लास्ट टाइम होगा आपको। इसके बाद फिर आपको दोबारा चांस नहीं पड़ेगा, फिर सोसाइटी में काम ही करोगे जहाँ आपसे उम्मीदें की जाएंगी। आप किसी से पूछोगे तो आपको खुद एजिटेशन लगेगा कि मैं इस लेवल पर आकर के किसी से पूछ रहा हूँ। तो इंटरेस्ट के साथ चीज़ों को सीखना है, चाहे कोई भी प्रैक्टिकल पेपर हो या थ्योरेटिकल हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों का ऐसा भी रहा हो कि सर प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए तो ये वाला कोर्स ऑप्ट किया। इंटरेस्ट आएगा, गारंटी है मेरी, समझ में भी आएगा, गारंटी है। बस एक काम कर लेना, घर जाके रिवीजन कर लिया करना और जो डाउट्स आएगा वो पूछ लिया करना, मेरे से डिस्कस कर लिया करना। ठीक है, आगे बढ़ें बेटा। तो लास्ट टाइम पर हमने ग्रुप 1 में स्टार्ट किया था CAFM, और हम बोल रहे थे चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैं इसे बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के नाम से आपको पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने ये कवर अप किया था कि भाई अकाउंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं तो अकाउंटिंग है क्या, ये हमको मालूम होना चाहिए ना। तो अकाउंटिंग की बात कर रहे थे तो मैंने आपको एक बचपन की डेफिनेशन याद दिलाई थी। अकाउंटिंग की डेफिनेशन जब हम पढ़ते थे कि भाई अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और साथ ही साथ कम्युनिकेटिंग दोज रिजल्ट्स जो कि हमें एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन से मिले टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। और ये सारे के सारे रिजल्ट जो कम्युनिकेट होंगे वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होंगे उन ट्रांजेक्शन और इवेंट से जो कि हमारे फाइनेंशियल नेचर के रहे हैं। तो ये ओवरऑल हमारा एक बिजनेस का प्रोसेस होता है, या जिसे हम बोल सकते हैं कि एक कंप्लाइंस साइकिल बोल सकते हैं या अकाउंटिंग साइकिल बोल सकते हैं। शुरू होती है रिकॉर्डिंग से, फिर क्लासीफाई होता है, उसके बाद समरी निकालते हैं, समरी निकालने के बाद रिजल्ट को एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। फिर एक CS का रोल स्टार्ट हो जाता है, भाई एनालिसिस हो गया, इंटरप्रेट हो गया, हम अपने यूजर्स को इस जानकारी को पहुंचाएं, क्योंकि कम्युनिकेटर का रोल आप ही प्ले करते हो। फिर आपके यूजर्स तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, वो उस इन्फॉर्मेशन को घर पर रीड करते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। फिर एनुअल जनरल मीटिंग में आकर के जो बिजनेस डिसीजन मेकिंग की जा रही होती है, उन सारे बिजनेस डिसीजंस पर वो अपना पार्टिसिपेशन दिखाते हैं। अब एक बात बताओ, आप अपने यूजर्स को ये सारी इन्फॉर्मेशन भेजोगे एज अ कंपनी सेक्रेटरी, इतना तो आपको मालूम होगा ना, कंपनी सेक्रेटरी कंपनी से रिलेटेड सारी की सारी प्रोसीडिंग्स को करता है, कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट्स को करता है। मालूम है या नहीं मालूम है? CS कोर्स करने जा रहे हैं, ये तो मालूम ही होगा भाई CS क्या करेगा, कंप्लाइंसेस करेगा, लॉ कंप्लाइंसेस करेगा,
डिफरेंट टाइप की फॉर्म फाइलिंग करेगा, सेक्रेटरी ऑडिट करेगा। ऐसी बेसिक बातें बच्चों के माइंड में डाल दी जाती हैं शुरुआत से ही, या उन्हें इधर उधर के एनवायरनमेंट से बातें पता चल जाती हैं। तो मैं आपसे वही बात कहना चाह रहा हूँ कि भाई आप एक कंप्लाइंस ऑफिसर के तौर पर रोल प्ले करोगे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ट्रू एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, ट्रू एंड फेयर इन्फॉर्मेशन है, और इस पर मुझे विश्वास है। मैं इस इन्फॉर्मेशन को लेकर के अब किसको सेंड कर रहा हूँ? यूजर्स को। जिस इन्फॉर्मेशन को आप यूजर्स को शेयर करोगे, क्या आपको नहीं लगता उस इन्फॉर्मेशन की वैलिडिटी चेक करने के लिए नॉलेज आपके पास होनी चाहिए? क्या आप बोल सकते हैं कि अकाउंट्स की आपको जानकारी नहीं है तो फिर आप अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को यूजर्स को कम्युनिकेट करो, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कोई और होगा? रिस्पॉन्सिबल आप भी तो होंगे। तो ये मत समझना अकाउंट्स बिल्कुल भी आपके काम का नहीं है। बोला अकाउंट छोड़ करके तुमने सीएस लिया था, ऐसा फीलिंग नहीं आना चाहिए। जितना ज़रूरत है उससे कई गुना ज़्यादा सिखा दूंगा। यस या नो? आपके लिए अकाउंट्स भी जरूरी है, टैक्सेशन भी जरूरी है, फाइनेंस भी जरूरी है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ आप बैठोगे, मैनेजमेंट के साथ बैठोगे, उनसे ऐसे बोलोगे नहीं नहीं मेरे तो सीएस से रिलेटेड ही क्वेश्चंस का मैं जवाब दे सकता हूँ, बाकी कुछ जवाब नहीं दे सकता, तो आपकी वैल्यू कम होगी। आप फाइनेंस में भी आप जवाब दे देते हो, अकाउंट्स में भी आप रिप्लाई कर देते हो, हर तरीके की क्वेरीज पर आप रिप्लाई करोगे तो उन्हें लगेगा कि यार ये तो बहुत बड़ा अच्छा बंदा है, लॉ का भी काम कर रहा है और बाकी सारे डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, सैलरी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? ऐसे लोगों की ही सैलरी करोड़ों में जाती है। आप कई बार डिफरेंस देखते हो ना, एक सीएस की सैलरी करोड़ों में, दूसरा एवरेज सैलरी 50,000 रुपये। यस या नो? ऐसी वो क्या डिफरेंस होता है? वो यही डिफरेंस होता है। कोर्स आपको क्या देगा इस पर मत जाइए, आप कोर्स से क्या ले सकते हैं इस अप्रोच पर काम करिए। कोई चलते फिरते आपको ये भी कान में कह के चलते अरे सीएस कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला तेरा, ठीक है, तुझे नहीं जॉब मिलने वाली। कोई सीए वाला आपके साथ रह रहा होगा, उसका अलग एटीट्यूड होगा, बोला हाँ तुम तो वो हो जो जिनको अकाउंट्स नहीं आता। ऐसा नो, इसीलिए तो तुमने एक कोर्स ज्वाइन किया। या कोई सजेशन में भी ऐसा कह देता है कि तू सीए नहीं कर सकता, सीएम में नहीं कर सकता, चल सीएस कर ले। ये एक्चुअलिटी नहीं है, ये आपकी बच्चों की बातें हैं। एक्चुअलिटी ये है कि कोई भी कोर्स अगर आप कर रहे हो उसको आप ढंग से कर लो, उससे रिलेटेड फैक्ट्स को आप पढ़ लो। नो मैटर, आप एक करोड़ों की पॉपुलेशन से निकल के कुछ लिमिटेड से नंबर्स में आपकी काउंटिंग होना चालू हो जाएगा। भाई 130 से 40 करोड़ के बीच में हमारी पॉपुलेशन है, आइडिया है कुछ? अब मोदी जी बहुत टाइम से उनका स्पीच नहीं सुन रहा हूँ, नहीं तो वो जनरल नॉलेज बढ़ा देते हैं। 130 करोड़ देशवासी, 140 करोड़ देशवासी, अभी कितना चल रहा है देशवासी? 130 से 40 के बीच में, मैंने सही बोल दिया? हाँ तो ठीक बोल दिया मैंने, इसीलिए मैंने 130 से ज़्यादा बोला था, कुछ तो बढ़ गए होंगे अब तक। तो 130 से 40 के बीच करोड़ की जो हमारी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में से बेटा हम किस कैटेगरी में पहुंच जाएंगे? 70-80,000 की पॉपुलेशन में कैटेगरी में पहुंच जाएंगे। तो बहुत बड़ा मैटर करेगा, इसके लिए हमें एफर्ट्स लगाने हैं। क्लियर? तो आज मैं 138 करोड़, देखो इधर से एक्चुअल डेटा आ गया हमारे पास, चलिए मतलब 140 करोड़ हम बोल सकते हैं लगभग। आगे हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करेंगे। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। बोले जब अकाउंटिंग की शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग करने के भी दो तरीके होते हैं, या तो जनरल एंट्री बना सकते हैं या सब्सिडरी बुक्स बना करके। एक ट्रांजेक्शन को या तो जनरल एंट्री में बना करके रिकॉर्ड किया जा सकता है या फिर सब्सिडरी, दोनों जगह रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता सिंगल ट्रांजेक्शन। जनरल एंट्री वाला रूट भी कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन तक ले जाएगा आपको, और सब्सिडरी बुक्स वाला रूट भी क्लासिफिकेशन तक ले जाएगा। ये चीज़ें मैं आपको करके दिखाऊंगा आगे। अभी मैंने ये समझाया नहीं, आगे मैं इसे प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। हाँ बोलो। वही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, जब मैं आपको जनरल एंट्री बनाना सिखाऊंगा और सब्सिडरी बुक्स बनाना सिखाऊंगा तो दोनों में डिफरेंस फील कराऊंगा कि क्या डिफरेंस है। क्योंकि जब तक कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कारों की जननी है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। जब तक जरूरत नहीं पड़ती तब तक हम कुछ नया नहीं सोचते। जैसे नो, कुछ ना कुछ जरूरत पड़ी होगी, वो जरूरत क्या पड़ी है वो समय पर ही आपको याद आएगी कि हाँ सर यहाँ मुश्किल हो रहा है, अब ये वाला काम सब्सिडरी बुक्स के थ्रू आसान है। तो हम वहाँ पर कंपैरिजन करेंगे डिफ़िकल्टी के साथ में, तो वो लंबे टाइम तक रिटेन रहेगा। लेकिन मैंने अभी आपको इतना बताया बेसिक में कि या तो जनरल एंट्री या फिर सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स की मैं होल्ड कर रहा हूँ आपकी क्वेरी, क्योंकि ये मैं प्रैक्टिकली फील कराने वाला हूँ आगे जाकर के। परचेज बुक, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, कैश बुक, बीआर बुक, बीपी बुक जैसी कुछ हम सब्सिडरी बना लेते हैं। रिकॉर्डिंग करने के बाद क्या होता है कि वो रिकॉर्डिंग हमारी एक ही प्लेस पर होती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है
कि जो ट्रांजेक्शन पहले हुआ वो पहले रिकॉर्ड कर दिया, जो ट्रांजेक्शन बाद में हुआ बाद में रिकॉर्ड कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पर आज हमने सेल किया 10 लाख का, तो सेल की एंट्री बना दी। उसके बाद हमने परचेज कर लिया तो परचेज की एंट्री बना दी। फिर हमने सेल कर दिया तो फिर सेल की एंट्री बना दी। फिर परचेज कर लिया तो परचेज की एंट्री बना दी। ऐसे ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, बिखरे हुए रहते हैं अलग अलग। बीच में फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर लिया, फिर वेजेस पे कर दिया। तो जो अलग अलग बिखरे बिखरे हुए ट्रांजेक्शन है, जैसे कि हम बाजार जा रहे हैं, पहले आटा परचेज कर लिया, थैले में डाल दिया, फिर सब्जी परचेज कर ली, थैले में डाल दिया, फिर फ्रूट्स परचेज कर लिया, तो मिक्सअप हो गया ना। घर आके क्या करेंगे, उन्हें क्लासीफाई करेंगे। फ्रूट्स को अलग जगह रखेंगे, वेजिटेबल्स को अलग जगह रखेंगे, ग्रोसरी आइटम्स को अलग जगह रखेंगे, ऐसा करते हैं ना। तो एक क्लासिफिकेशन अकाउंटिंग में भी होता है। जब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तब तो एक तरफ से सबको थैले में डालते हुए जा रहे हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। जो पहले परचेज किया वो नीचे गया, जो और परचेज किया उसके ऊपर आया। सेम वे जब हम अकाउंटिंग करेंगे, हमने रिकॉर्डिंग कर ली, उसके बाद उनको सेग्रीगेट करना जरूरी है। क्लासिफिकेशन का मतलब सेग्रीगेशन ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स। अलग अलग नेचर के अकाउंट बना लो, वाला सेल का अकाउंट अलग बना लो, परचेज का अकाउंट अलग बना लो, बेजिस का अकाउंट अलग बना लो। तो जिसको बेजिस दी एक अकाउंट में दिखा दो, जिससे परचेज किया उसको एक अकाउंट में दिखा दो, जिसको सेल किया उसे अलग अकाउंट में दिखा दो। तो सारे ट्रांजेक्शन हमारे अलग अलग क्या हो जाते हैं, क्लासीफाई हो जाते हैं। तो एक तरीके से इस क्लासिफिकेशन प्रोसेस के लिए हम क्या बनाते हैं, एक लेजर बनाते हैं। जैसे हमारा जो जर्नल होगा उसमें तो क्या कहीं भी कोई ट्रांजेक्शन बस डेट वाइज रिकॉर्ड होगा। लेजर में क्या होगा कि ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड तो होगा ऑटोमेटिकली डेट वाइज, लेकिन वो सारे क्लासीफाइंग मैनर में रिकॉर्ड होंगे एक तरीके से। जैसे सेल्स है तो सिर्फ सेल की एंट्री ही उधर होंगी, परचेज अकाउंट है तो सिर्फ परचेज की एंट्री उधर होंगी। तो सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद हम क्लासीफाई करने के बाद पहुंचते हैं समराइजेशन पर। बोला लेजर तो ना बहुत बल्कि हो जाता है, जैसे 1 लाख अकाउंट है तो एक डबल पे दोनों साइड में भी अगर उसे रिकॉर्ड करेंगे तो कम से कम 50,000 पेज का लेजर बनेगा या नहीं बनेगा। और उसे अगर फिजिकली मेंटेन करेंगे तो उसका वजन बहुत हो जाएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर बोल रहा है बताओ ये वाला ट्रांजेक्शन दिखाओ कहाँ है। बोला अभी लाते हैं लेजर। क्रेन से उठवाया, डाल दिया उसके सामने, चेक कर लो, चढ़ जाओ इसके ऊपर, तुम वैसे तो खोल नहीं पाओगे, तुम्हारी हाइट से ज़्यादा है। तो मेन मुद्दे वाली बात ये है बेटा। फिर हम करते हैं समराइजेशन, क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर्स को डिटेल में इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, वैसे डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। आपने बचपन में पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं कि भाई टॉप मैनेजमेंट के पास टाइम की कमी होती है, उसे स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेने होते हैं, उसको इन्फॉर्मेशन डिटेल में नहीं चाहिए, उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए शॉर्ट में चाहिए, समराइज इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिसके बेसिस पे वो डिसीजन मेकिंग कर पाए। तो हमारा एज अकाउंटेंट अगला काम क्या होता है, समरी निकालने का। समरी निकालो, समरी के बेसिस पर हमारा मैनेजमेंट उन चीज़ों को एनालाइज करेगा और डिसीजन मेकिंग करेगा। इसके बाद एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन जब हो जाता है तो वो सारे जो रिजल्ट्स आते हैं उनको हम कम्युनिकेट कर देते हैं, किसको, अपने यूजर्स को। और कम्युनिकेशन किसका होता है, दोज ट्रांजेक्शन इवेंट विच आर ऑफ एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल नेचर, यानी कि जो फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन और इवेंट होते हैं वही रिकॉर्ड होते हैं, वही क्लासीफाई होते हैं, वही उनकी समरी निकलती है। तो फिर वही सारे ट्रांजेक्शन हमारे क्या होंगे, कहीं ना कहीं कम्युनिकेट भी होंगे। लेकिन कम्युनिकेशन किसको होता है, इस फ्लो में बेटा एक फैक्ट और बढ़ा लो, कम्युनिकेशन किसको होगा, टू स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स का मतलब बिजनेस से कनेक्टेड पर्सन। स्टेक होल्डर्स का मतलब है बिजनेस से कनेक्टेड पर्सन, यानी कि हमारे एक तरीके से मैनेजमेंट हो सकता है, हमारे शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हो सकती हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन आरओसी में कराया जाता है, तो कंपनी में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी हर एक इन्फॉर्मेशन टाइम टाइम पर आरओसी को फाइल करनी पड़ती है। गवर्नमेंट्स को कई बार हमको डिटेल भेजनी पड़ती हैं। हमने किसी से लोन ले रखा है, जिससे लोन लिया उसको हमने अपनी सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कई बार सबमिट कराने पड़ते हैं। तो ये जो हमारे बिजनेस से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट होने वाले पर्सन्स होते हैं उन्हें हम स्टेक होल्डर्स की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कई बार आपका बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं है, बट आप उस बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करने वाले हैं, पैसा लगाने वाले हैं। तो अभी आप इन्वेस्टर तो नहीं हैं, आप प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं। आपके लिए भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेलेवेंट है, क्योंकि पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे, फंडामेंटल एनालिसिस करोगे, उसके बाद ही तो आप उधर पैसा लगाओगे। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब समझते हो बेटा, कंपनी को डीपली एनालाइज करना, कंपनी की इंडस्ट्री को एनालाइज करना, और कंपनी किस इकोनॉमी में काम कर रही है उसको एनालाइज करना। क्लियर। तो कई बार हम जो डिसीजन लेते हैं पूरा कंपनी के सारे फंडामेंटल्स को चेक करने के बाद डिसीजन लेते हैं। मतलब एक तरीके से आप ये समझो, फंडामेंटल एनालिसिस इज एक तरीके से जैसे कोई
किसी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, किसी लड़की के लिए, कोई लड़का ढूंढ रहे हैं शादी के लिए, तो सारे फंडामेंटल एनालाइज किए जाते हैं। उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी जॉब क्या है, उसकी सैलरी क्या है, उसके पापा का बैकग्राउंड क्या है, उसकी उनकी जॉब क्या है, उनकी सैलरी क्या है, उनकी अर्निंग सोर्स क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो कौन से एरिया में रहते हैं। पता चले पाकिस्तान में थोड़ी ना ढूंढने जाएंगे, ठीक है। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं इकोनॉमी को एनालाइज करना, इंडस्ट्री को एनालाइज करना, और फिर उस कंपनी को भी एनालाइज करना। तो सारे फंडामेंटल एनालाइज करने के बाद ही तो हम आगे रिश्ते को बढ़ाते हैं। तो यही सारा का सारा कंसेप्ट हम इधर कंपनी पर लगाते हैं। भाई किसी कंपनी में पैसा लगाना है तो ऐसे थोड़ी ना लगा देंगे, सोच समझ के लगाएंगे। तो बोला कि हमारा जो स्टेक होल्डर में, अगर आम पब्लिक की भी बात करें, वो भी कई बार हमारे जो डिटेल्स होती हैं उनको देख करके चीज़ों को एनालाइज कर रहे होते हैं। तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं हम ये चीज़ें कम्युनिकेट करते हैं। आगे बढ़ सकते हैं बेटा। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में मैंने आपसे बोला था कि जब हम अकाउंटिंग की बात कर लेंगे तो फिर हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर जर्नल एंट्री, क्योंकि सबसे पहला काम क्या था मैंने सिखाया आपको, जर्नल एंट्री बनाना, रिकॉर्डिंग करना। रिकॉर्डिंग में भी क्या करना है, जर्नल एंट्री बनाना है। वेरी बेसिक से लेके चल रहा हूँ। हो सकता है आपको ऐसा लगे ये ट्रांजेक्शन हमको, ये एस्पेक्ट्स हमको पहले बहुत अच्छे से आते हैं, लेकिन मैं आपको फील करा दूंगा आपको अच्छे से नहीं आते। आपने बहुत सारी चीज़ें अच्छे से रट रखी हैं जो आपको लगता है कि अच्छे से आते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं आती। अगर एंट्री बनाना आता है तो फिर हर एक एंट्री बनाना आना चाहिए। कुछ एंट्री बना दी, कुछ बनाना नहीं आ रहा, तो इसका मतलब गड़बड़ है। हाँ बेटा, अपनी वेबसाइट पर डाल करके एज यूजल। और दूसरा, जैसे हम आरओसी में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करते हैं, तो कोई अगर इंस्पेक्शन करना चाहता है तो वहाँ से भी कर सकता है। नेसेसरी फीस लगते हैं, उनका इंस्पेक्शन कर सकता है, ठीक है। तो अथॉरिटीज़ के पास जो रिकॉर्ड जमा कराते हैं वो भी पब्लिक के लिए हो गया एक तरीके से, ठीक है। हाउ टू प्रिपेयर जर्नल एंट्री। बोला जर्नल एंट्री कैसे प्रिपेयर करते हैं। आइडेंटिफाई करना ट्रांजेक्शन्स को, कि ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नेचर का है या फिर नहीं है। फाइनेंशियल नेचर का मतलब वो मनी में मेजर किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता। दूसरा, आइडेंटिफाई नेचर ऑफ अकाउंट्स। नेचर ऑफ अकाउंट का मतलब है कि वो रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, या फिर नॉमिनल अकाउंट है। तीसरा है फिर गोल्डन रूल, रियल अकाउंट के लिए अलग होता है, पर्सनल के लिए अलग होता है, नॉमिनल के लिए अलग होता है। और चौथा स्टेप है फाइंड योर जर्नल एंट्री। तो पहला स्टेप और चौथा स्टेप तो कोई खास काम का है नहीं। भाई ट्रांजेक्शन मनी में हुआ, मनी में मेजर हो सकता है, नहीं हो सकता, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, ये तो हम ओरली आइडेंटिफाई कर लेंगे। इसके लिए हमें कोई भी प्रोसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगला मुद्दा ये आएगा, वो जो अकाउंट इन्वॉल्व हैं उसमें, वो अकाउंट्स कौन से हैं, पर्सनल है, रियल है, या फिर नॉमिनल है, ये हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। गोल्डन रूल बचपन से रट रखे हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर इन केस ऑफ पर्सनल अकाउंट, इन केस ऑफ रियल अकाउंट व्हाट कम्स इज डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, इन केस ऑफ नॉमिनल अकाउंट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड और प्रॉफिट्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। ऐसे करके हमने बड़ी सारी चीज़ें अच्छे से मगअप कर रखी हैं, बट उनको एक्चुअल में अप्लाई करना सीखेंगे। चलो अगला स्टेप है मेरा नेचर ऑफ अकाउंट्स या टाइप्स ऑफ अकाउंट्स मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पर। पॉइंट नंबर 3 हम यहाँ बात करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट। अब इसमें आप सभी को मालूम है, एक अकाउंट होता है बेटा पर्सनल, दूसरा होता है रियल, और तीसरा होता है नॉमिनल। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने रेज करूंगा और आप अकॉर्डिंगली मुझे रिप्लाई करना। मुझे ये लगेगा कि हाँ आपको सारी चीज़ें पहले से मालूम है या कुछ गड़बड़ चल रही है कहीं पर। बेटा डेटर्स का अकाउंट, डेटर्स का अकाउंट, डेटर्स का अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, या नॉमिनल अकाउंट होता है। हाँ एक चीज़ और मैं आपको बोल रहा था, शायद मैंने आज की क्लास में नहीं बताया। जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूं तो मान के चलना 99% आप गलत ही आंसर करोगे। तो कभी ये फियर फील मत करना कि हम गलत आंसर कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। जो मन में आ रहा है सद्भावना से, श्रद्धा भाव से कुछ भी बता सकते हो। दूसरा क्या आंसर कर रहा है उसको कोई मतलब नहीं। बेटा आप बताओ रिलैक्स होकर के, क्लास का डेकोरम बनाना आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि आपकी क्लास है। हाँ बेटा आंसर आपका,
डेटर्स का अकाउंट पर्सनल, रियल या नॉमिनल, क्या लग रहा है आपको? आपका नॉमिनल रियल के ज़्यादा वोट थे, पर्सनल का बहुत ही कम वोट। बेटा हाँ, ऑनलाइन क्लास वाले बच्चे ध्यान से सुने, जब मैं क्वेश्चन इन लोगों से पूछूं तो समझो कि आपसे ही पूछ रहा हूँ, आप आंसर अपना जल्दी से टाइप कर दिया करें, जिससे मैं आपके भी आंसर को देख पाया करूँ इधर से। तो ऐसा नहीं कि बस हमने, बस जैसे होता है ना कथा में चले गए, जो पंडित जी कहे जा रहे हैं बस उन्हें सुने जा रहे हैं और कभी कभी जयकारा लगा दिया। ऐसे नहीं करना। देखो ये फेस टू फेस वाले बच्चे सामने से बोल के आंसर कर रहे हैं, आप टाइप करके आंसर कर दिया करो। जैसे ही मैं इनसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, समझ लो कि आपसे भी क्वेश्चन पूछ लिया, तो अपने अपने आंसर भी आप टाइप करना चालू कर दिया करें। तो देखो इधर से रियल नॉमिनल के ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, पर्सनल के थोड़े से कम आ रहे हैं। इधर से कुछ पर्सनल के व्यूज़ आना चालू हो गए। आगे बढ़ते हैं। मैं कैपिटल अकाउंट के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। कैपिटल अकाउंट कैसा अकाउंट है बेटा? नहीं मतलब देखो, एग्जैक्टली 100% करेक्ट आंसर तो मैं चाह नहीं रहा हूँ, क्या लग रहा है आपको? एक्सपेक्टेशंस भी तो होती है। देखो टीचर के सामने कभी कभी ऐसा फीलिंग आता है कि मना कर दें, सर आ नहीं रहा, लेकिन यही बात छोटा बच्चा पूछता तो आप मना नहीं कर पाते, क्योंकि दीदी कहाँ पढ़ रही हैं जी? CS एग्जीक्यूटिव में पढ़ रही हैं। 11th क्लास वाले बच्चे ने क्वेश्चन पूछा तो दीदी की ऑब्लिगेशन बन जाएगी कि अगर नहीं बताऊंगी तो बेइज्जती होगी, तो इसलिए कुछ तो बताना पड़ेगा ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताया करो। हाँ जी। रियल आगे कुछ फील हो रहा है? कैपिटल अकाउंट नॉमिनल, रियल आपने बोला पर्सनल। चलिए, तो कुछ पर्सनल के व्यूज़ आ रहे हैं, कुछ रियल के व्यूज़ आ रहे हैं कैपिटल अकाउंट के रेफरेंस में, कुछ नो व्यूज़। ये नहीं होना चाहिए। कुछ तो देखो, कभी जब हमारा आंसर गलत होता है ना और फिर बाद में सही मिले तो हमेशा याद रहता है, तो आंसर जरूर दिया करें। इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इंटेंजिबल असेट्स, लेट सपोज पेटेंट, कैसा अकाउंट है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? कुछ नॉमिनल कुछ रियल, मतलब पेटेंट अकाउंट की जब हम बात कर रहे थे। इधर से भी आंसर आ रहा है कि सर नॉमिनल अकाउंट का एक व्यूज आ गया। चलिए, अगला मुद्दा है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट, तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स ऐसे करके लॉस होता है, बैड एंड डाउटफुल डेट्स, उसके लिए प्रोविजन बना रहे हैं। हाँ बेटा, रियल, नॉमिनल रियल, आगे इधर से नॉमिनल रियल, नॉमिनल रियल, नॉमिनल रियल। ओके, हाँ हाँ बेटा, अभी आपको रीज़न नहीं देना, अभी आपको आंसर देना है सिर्फ। मैंने क्या बोला, रीज़न तो आप जब दोगे ना, जब मैं आपको सिखा दूंगा। अभी आपको आंसर देना है, जो मन में आए वो श्रद्धा भाव से आंसर दे दो। मुझे ऐसा लगेगा, देखो कभी कभी मैं सच बात बता रहा हूँ, कभी कभी जब मैं ऐसी चीज़ों को इधर पढ़ाता हूँ ना, तो मेरे को अंदर से ऐसा फीलिंग आता है कहीं ऐसा तो नहीं है मैं बच्चों को ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ। इसीलिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन आपसे रेज कर लेता हूँ, बुरा मत मानना इस बात को। जब आपसे मैं क्वेश्चन रेज करता हूँ, मुझे लगता है कि यार यहाँ तो गड़बड़ चल रही है, तो फिर मुझे लगता है कि अब मैं जो सिखा रहा हूँ वो रियल सेंस में सही सिखा रहा हूँ, क्योंकि जब तक आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा, नींव नहीं बनेगी, तो बिल्डिंग ऊपर खड़ा नहीं कर सकते। फर्स्ट फ्लोर हम बना रही, डायरेक्ट सेकंड फ्लोर से बनाना चालू कर दें तो वो बस बनाते रहोगी गिरती रहेगी, बनाते रहोगी गिरती रहेगी, क्या फ़ायदा उसका? फर्स्ट फ्लोर अगर हमने बना लिया तो सेकंड फ्लोर पर एक कमरा भी बना देंगे तो वो टिकेगा, वो चलेगा। तो कई बार ये आइडिया लगाना पड़ता है कि वहाँ फर्स्ट फ्लोर है भी या नहीं। वो आइडिया कैसे लगेगा? वहाँ जाके टच करके देखेंगे, धक्का मार के देखेंगे, आंखों से देखेंगे, चश्मा लगा के देखेंगे, जैसे भी मर्जी देखा जाएगा, बस चेक तो किया जाएगा ना फर्स्ट फ्लोर को, या कमजोर तो नहीं है। पता चला फर्स्ट फ्लोर ऐसी उंगली लगाती गिर जाती है, और हम उस पर सेकंड फ्लोर बनाना चालू कर दिया। और जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप याद रखना, मैं आपको अभी सही और गलत साबित नहीं कर रहा हूँ। आप याद रखना, जब मैं इस पर्सनल, रियल, नॉमिनल को आपको सिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि हम कितनी बड़ी गलतियाँ कर रहे थे।
आगे एक और लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। डिस्काउंट रिसीव्ड पर्सनल रियल नॉमिनल, इधर से स्टार्ट करते हैं। हाँ बेटा, पीछे। ठीक है, यहाँ पर भी मिले जुले आंसर, यानी कि सबसे बड़ी आंसर है कि सबसे बड़ी बात यह है कि देखो 100% गलत कुछ नहीं हो सकता क्लास में। सारे बच्चे मिले जुले आंसर दे रहे हैं, कोई ना कोई किसी न किसी का तो ठीक हो ही जाता है। तो पर्सनल और रियल के व्यूज़ यहाँ पर आ रहे हैं, यस है ना। चलिए, तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की मैं बात कर रहा था। पर्सनल, रियल और नॉमिनल कुछ थॉट्स आपके आए, लेकिन अब जब मैं आपको सिखाऊंगा ध्यान से सुनना और बैकग्राउंड फ्लैश बैक में जाना कि हम क्या क्या चीज़ें गलत आंसर कर रहे थे, क्या क्या चीज़ें सही आंसर कर रहे थे। फिर उसके बाद मैं कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आप गलत आंसर कर ही नहीं सकते। आप कोशिश करना कि शायद मैं गलत आंसर करूं, आप कोशिश करके भी गलत आंसर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके बाद हम इसे ख़त्म ही कर देंगे पूरी तरीके से। इसके कंक्लूजन में अंदर घुस जाएंगे, ये है क्या पर्सनल, रियल और नॉमिनल। देखो, तीन तरीके के अकाउंट होते हैं, अकाउंट ऑफ यानी कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। जब पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं तो बड़ा सिंपल सा इसका एक तरीके से डेफिनेशन रहेगा या मीनिंग रहेगा, अकाउंट ऑफ एनी, पहला पॉइंट, नेचुरल पर्सन, लाइक राम, सीता एटसेट्रा। भाई किसी भी नेचुरल पर्सन का अकाउंट आपका कैसा अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट। किसी भी नेचुरल पर्सन का अकाउंट, राम, सीता, मोहन, गीता, संगीता, बबीता, ऐसे करके कुछ भी नाम आ रहे हैं, वो सारे के सारे हमारे कैसे अकाउंट होंगे बच्चों, पर्सनल नेचर के अकाउंट्स होंगे। क्लियर। अब मुद्दा ये उठता है कि क्या सर पर्सनल, नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अलावा और कोई अकाउंट पर्सनल नहीं होता? जी बिल्कुल होता है, क्योंकि लॉ की आइज की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर वो आर्टिफिशियल पर्सन को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देते हैं जितना नेचुरल पर्सन को। जैसे कंपनी के बारे में आपने सुना होगा, कंपनी इज़ अ आर्टिफिशियल पर्सन, और कंपनी किसी को स्यू भी कर सकती है और कंपनी को भी कोई स्यू कर सकता है। कंपनी अपने नाम में अपनी प्रॉपर्टी मेंटेन कर सकती है, कंपनी किसी के साथ एग्रीमेंट भी कर सकती है, कंपनी किसी को जॉब पर भी रख सकती है, जैसे अनु। तो कंपनी एक की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी बन जाती है। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कई बार हम अपने नाम में बिजनेस चलाते हैं, नेचुरल पर्सन के नाम से ट्रांजेक्शन करते हैं, तो कई बार हम आर्टिफिशियल पर्सन के नाम से ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं। जैसे कि आप कपड़े खरीद के लाए रिलायंस से, तो आप ये थोड़ी ना कहते हो कि मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी से कपड़े खरीद के लाए। आप क्या बोलते हो कि रिलायंस से लाए, ऐसे बोलते हो जैसे कोई पर्सन से खरीद के ला रहे हो, ये सर नो। टाटा लिमिटेड से हमने ये वाली गाड़ी खरीदी, इसका मतलब आप ये नहीं कह रहे हो रतन टाटा से खरीदी, आप उस पर्टिकुलर कंपनी को ऐसे फील करा रहे हो जैसे एक पर्सन से हमने ट्रांजेक्शन किया है। तो जैसे अकाउंट किसी नेचुरल पर्सन का होता है, वैसे ही किसी आर्टिफिशियल पर्सन का भी अकाउंट हो सकता है। तो नेचुरल पर्सन का अकाउंट भी रियल अकाउंट होगा और आर्टिफिशियल पर्सन का अकाउंट भी रियल अकाउंट ही होगा। तो नेचुरल पर्सन, अकाउंट ऑफ एनी नेचुरल पर्सन, इसके साथ साथ दूसरा बुलेट लगा के यहाँ पर हमने मेंशन किया, नेचुरल पर्सन के साथ आर्टिफिशियल पर्सन, लाइक ए लिमिटेड, एबीसी फर्म एटसेट्रा। किसी भी नाम से कोई आर्टिफिशियल पर्सन है तो नेचुरल पर्सन का अकाउंट पर्सनल अकाउंट और आर्टिफिशियल पर्सन का अकाउंट कैसा अकाउंट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। बात क्लियर। नेचुरल पर्सन का अकाउंट पर्सनल अकाउंट, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन का अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट होगा। अब एक बात बताओ, पीएनबी के साथ अगर ट्रांजेक्शन आपका चल रहा है तो पंजाब नेशनल बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, कैसा अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट। ए लिमिटेड के साथ कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो ए लिमिटेड कैसा अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट। जेड लिमिटेड के साथ, एबीसी फर्म के साथ, किसी के साथ अगर एंटिटी के साथ आपका कोई लेन देन चल रहा है तो उस पर्टिकुलर पार्टी का अकाउंट कैसा अकाउंट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में ही आएगा। नेचुरल पर्सन के साथ ट्रांजेक्शन करो या फिर आर्टिफिशियल पर्सन के साथ। तीसरी कैटेगरी है बेटा रिप्रेजेंटेटिव
रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर एग्जांपल लिखें, लाइक कैपिटल ड्राइंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड, अनएक्रूड इनकम एटसेट्रा। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, कैपिटल ड्राइंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस एटसेट्रा। अब ये वाली जो कैटेगरी है बड़ी खतरनाक कैटेगरी है। ये कैटेगरी हमें करती है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज। अब ये है क्या, इसको मैं पहले आपको जनरल एग्जांपल से समझाऊंगा। एग्जांपल के तौर पर मान के चलो आपके फादर के नाम से इनविटेशन आया, यस या नो, और कई बार उनके पास टाइम नहीं होता तो वो किसको भेजते हैं, आप लोगों को भेज देते हैं अपनी जगह पर। तो उनके पास टाइम नहीं था, उन्होंने प्रॉक्सी बना करके आपको भेज दिया और बोला कि अंकल से बोल देना मैं उनके यहाँ से आया हूँ और ये एनवलप उनको देख के आ जाना। तो आप किस कैपेसिटी में जा रहे हो, अपने फादर की कैपेसिटी में उधर पहुँच रहे हो। तो अल्टीमेटली उनको पर्सनली इनवाइट किया गया था, आप उनकी जगह पर्सनली पहुँच गए, लेकिन बात तो बराबर ही रही ना एक तरीके से। एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये तो हो गया कि भाई किसी की ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना इन पर्सन। कभी कभी जैसे आपके स्कूल का नाम होता है कुछ और, घर का नाम कुछ और होता है। स्कूल का नाम बड़ा बढ़िया सा था, ठीक है, घर में चिंकी पिंकी मिंकी ऐसे नाम, सोनू मोनू गुच्चू पुच्चू ऐसे रखे जाते हैं। अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक छोटी बच्ची का नाम पूछा कि क्या नाम है इसका, किसका नाम पुच्चू है। मैंने कहा स्कूल में भी यही रखा होगा, कि नहीं नहीं स्कूल का नाम अलग है। तो ये बात तो समझो ना बेटा कि अगर हमने किसी बच्चे का नाम मान के चलो पंखुरी रखा हुआ है और उसका वैसे घर का नाम पुच्चू रखा हुआ है, तो दोनों की अगर हम बात करेंगे तो अगर पुच्चू भी बोला जाएगा, इसका मतलब किसको बुला रहे हैं हम, पंखुरी को ही बुला रहे हैं, यस या नो। कभी कभी अकाउंटिंग में भी ऐसे होता है। अब जैसे बहुत सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों का नाम टिंकू रखा हुआ है, तो टिंकू तो बड़ा कॉमन सा नाम हो गया ना, लेकिन स्कूल का नाम सबका अलग अलग होगा। किसी का ट्विंकल खन्ना होगा तो किसी का टीकम सिंह होगा, लेकिन घर पर सबको किस नाम से बुला रहे हैं, टिंकू के नाम से बुला रहे हैं, यस या नो। तो अल्टीमेटली बात यह है कि कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस हाउस में जैसे ओनर्स के नाम की बात कर लें, अगर ओनर के नाम से ही एंट्री बनाने लगे, जैसे ओनर ने मिस्टर राम है कैपिटल लगाया, तो भाई राम के नाम से एंट्री बना दो। एक क्रेडिटर है, उससे सामान खरीदा, उसका भी नाम राम है, उसकी भी एंट्री बना दो। उसने 10 लाख की कैपिटल लगाई थी, उसने 10 लाख का सामान उधार दिया, तो दोनों राम का बैलेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। फिर बाद में ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसमें से हमारा वाला राम कौन सा है और क्रेडिटर वाला राम कौन सा है। मतलब ओनर के अकाउंट को कई बार हम स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करने के लिए दूर से देखने से ही पता चल जाए, सुनने से ही पता चल जाए कि ये ओनर का अकाउंट है, इसलिए हम एक सेपरेट नाम रख लेते हैं। जैसे कि हमने नाम रख लिया कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल वर्ड से आप एनालाइज करना, चाहे इंडियन नेम में एनालाइज कर लेना या फॉरेन नेम्स में एनालाइज कर लेना, आपको कोई ऐसा नाम नहीं मिलेगा कैपिटल कुमार, कैपिटल अग्रवाल, कैपिटल शर्मा, ऐसा नाम मिलेगा ही नहीं आपको। सोच समझ के ऐसा नाम रखा गया कि भाई ओनर का नाम रख लो कैपिटल अकाउंट के नाम से। जब ओनर बिजनेस में पैसा लगाए तो वैसे तो अकाउंटिंग फंडामेंटल क्या कहते हैं, गिवर इज ऑलवेज क्रेडिट, जो पैसा देगा उसे हम क्रेडिट करेंगे। बट जब पैसा लगाएगा ओनर, तो ओनर पैसे दे रहा है तो ओनर के नाम को क्रेडिट मत करना। किस नाम को क्रेडिट कर देना, कैपिटल अकाउंट को, यस या नो। तो जहां भी बुक्स में कैपिटल अकाउंट दिखाई देगा तो हम क्या बोलने वाले हैं, ये किसका अकाउंट है, ओनर का अकाउंट है। क्लियर।
ओनर जब जब बिजनेस से पैसे विड्रॉ करे या कोई सामान विड्रॉ करे, तो जब भी कोई बिजनेस से कुछ चीज़ें रिसीव करता है तो रिसीवर इज ऑलवेज डेबिटेड, तो उस पर्सन के नाम को डेबिट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन हम उसके नाम को डेबिट ना करके हम क्या डेबिट करते हैं, ड्रॉइंग अकाउंट। तो ये ड्रॉइंग अकाउंट वास्तव में है किसका अकाउंट, ओनर का अकाउंट। ओनर कौन है, नेचुरल पर्सन। कैपिटल अकाउंट है वास्तव में किसका अकाउंट, ओनर का। ओनर कौन है, नेचुरल पर्सन। तो अगर नेचुरल पर्सन का कोई अकाउंट है, अगर नेचुरल पर्सन का कोई अकाउंट है तो वो कैसा अकाउंट होगा बच्चों हमारा, चाहे भले ही वो रिप्रेजेंटेटिव के नाम से हमने मेंटेन कर रखा है, तो वो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में ही आएगा। तो क्या कभी आप कैपिटल और ड्राइंग को आप कोई रियल या नॉमिनल अकाउंट बोल पाएंगे? आपने क्या बोलना है, इसके बैकग्राउंड में जाओ, ये किसका अकाउंट है, बोला ये किसी पर्सन का ही तो अकाउंट है, कैपिटल और ड्राइंग, यस या नो। अगर वो किसी पर्सन का अकाउंट है तो उसे क्या बोलेंगे हम, पर्सनल अकाउंट ही बोलेंगे। ये बात समझ में आई या नहीं आई? आपने ये तो कह दिया, चलो सर कैपिटल ड्राइंग तो समझ में आ रहा है, बताओ व्हाट अबाउट द आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनएक्रूड, ये क्यों लिखे आपने? क्योंकि ये तो एक्सपेंसेस के अकाउंट होते हैं, और हमने तो सुना है एक्सपेंसेस के अकाउंट नॉमिनल होते हैं, और आप इन्हें पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में डाल रहे हो। हाँ बच्चों, मैं कब गलत कह रहा हूँ आपसे? एक्सपेंसेस के अकाउंट नॉमिनल अकाउंट ही होते हैं। सैलरी हुआ, रेंट हुआ, कोई इनकम है या एक्सपेंसेस, सबके अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होंगे। लेकिन एक कंसेप्ट समझने का प्रयास करना, मैंने आपसे काम करवाया एज ए एम्प्लॉय, और आपकी साल भर की सैलरी बनती थी 1 लाख, यस या नो। तो मेरे बिजनेस के लिए खर्चा कितना हो गया, 1 लाख का। मैं अपने बिजनेस में उसे बुक करूंगा, दिखाऊंगा, यस या नो। तो जो 1 लाख की सैलरी है वो मेरा एक्सपेंस है, वो हमेशा ही मेरा नॉमिनल अकाउंट रहेगा। लेकिन ये तो जरूरी नहीं है कि मैं 1 लाख की सैलरी को अभी के अभी पे करूं। मैं अभी पे कर सकता हूं, और हो सकता है 50,000 अभी पे कर दूं, 50,000 एम्प्लॉय से बोलूँ कि एक काम करना नेक्स्ट ईयर ले लेना। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, मुझे ये बताओ। तो बेटा 1 लाख का मेरा खर्चा हो गया, मैंने पीएनएल में दिखा दिया, जिसमें से 50,000 रुपये मैंने अभी पे कर दिया, 50,000 रुपये मेरा पेंडिंग चल रहा है, यस या नो। किसी से कोई सामान ले लो और बदले में उसे पैसे ना दो, तो उसे क्या बना देते हैं हम, क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है बेटा, एक पर्सन होता है। कौन होता है, पर्सन। और क्रेडिटर का अकाउंट कैसा अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट। किसी को सामान बेच दो और बदले में वो पैसे ना दे, उसे क्या बना देते हैं उस पर्सन को, डेटर। डेटर एक पर्सन का अकाउंट हो गया, उसे क्या बोल देंगे, पर्सनल अकाउंट। तो सामान बेचने और खरीदने पर एक इंसान डेटर और क्रेडिटर बन जाता है, तो क्या सर्विस बेचने और खरीदने पर हम डेटर और क्रेडिटर नहीं बनेंगे? क्योंकि गुड्स और सर्विस की आज की डेट में सेम वैल्यू है ना। टैक्स में भी बोला जाता है गुड्स और सर्विसेज पर एक ही टैक्स लगेगा, कौन सा लगेगा, जीएसटी लगेगा। जितना वैल्यू आज के टाइम में गुड्स की, उतनी वैल्यू सर्विसेज की भी तो है, यस या नो। उतना वैल्यू इंटेलेक्चुअल की भी तो है। वो बात अलग है, सदियों पहले हम बात करते थे, 30, 40, 50 साल पहले सर्विस मुफ्त में दे दी जाया करती थी, इतना ज़्यादा इंसान आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते थे। लेकिन अब तो कोई मुफ्त में सर्विस नहीं देता। अब तो टीचर भी क्या बोलते हैं, पहले फीस जमा कराओ तब हम आपको पढ़ाएंगे, यस या नो। यानी सर्विस देने से पहले ही पैसे। तो मेन मुद्दे की बात समझो कि सर्विस भी आजकल सामान की तरह ही सेल होती है, और सर्विस जब सामान की तरह सेल होती है तो जो हमारा एम्प्लॉय हमारे लिए काम कर रहा है वो बदले में हमें कोई सामान तो दे नहीं रहा ना, वो क्या दे रहा है, अपना इंटेलेक्चुअल दे रहा है, और उसके इंटेलेक्चुअल के बदले हम पैसे पे करते हैं। अगर पे नहीं किए, अगर उसने काम कर दिया हमारे लिए, हमने पैसे पे नहीं किए, जैसे तो वो हो गया एक तरीके से सामान दे दिया, हमने पैसे नहीं दिए, तो हमारा क्रेडिटर हुआ या नहीं हुआ। तो 1 लाख रुपए का खर्चा था, वो हमने पीएनएल में दिखाया एक्सपेंस के तौर पे। ऑन द अदर हैंड अब हम खर्चे की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम ये बात कर रहे हैं कि उसने 1 लाख रुपए का काम कर दिया, हमने 50,000 रुपए दे दिए, तो हिसाब बराबर 50,000 के लिए। लेकिन 50,000 अभी पेंडिंग है, उसके लिए तो वो क्रेडिटर है ना। लेकिन वो क्रेडिटर किसके लिए, सैलरी के लिए। अगर हम उसको कोई स्पेशल नाम ना दें तो वो ऐसा लगेगा जैसे वो हमारे गुड्स के लिए क्रेडिटर है। हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इससे सामान खरीदा था या इससे काम कराया था, ये हमारा एम्प्लॉई है या हमारा एक्चुअल क्रेडिटर है। तो उसको एक स्पेशल स्टेटस देने के लिए अगर उसका नाम लिख दें तो कंफ्यूजन हो जाएगा। भाई जिसको पैसे देने थे नहीं दिए, सामने वाला कौन हो गया, गिवर। और गिवर को हमेशा क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। और इसीलिए आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी कहाँ जाती है, हमेशा लाइबिलिटी में जाती है।
बात समझ में आ रही है? तो वो जो आउटस्टैंडिंग सैलरी जिसको पे करनी है वो एक पर्सन ही तो है। उसका नाम हमने जो मेंटेन करना चाहिए था, उसके नाम से उस सैलरी को रिकॉर्ड करना चाहिए था, लेकिन उस बैलेंस सैलरी को उसके नाम से रिकॉर्ड ना करके हमने किस नाम से रिकॉर्ड कर दिया? एक रिप्रेजेंटेटिव नाम से रिकॉर्ड कर दिया, दैट इज नोन एज आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो अगेन वही थ्योरी वापस आ गई। जब किसी पर्सन के नाम की जगह कोई नाम अगर आप रिकॉर्ड कर लो तो उसे क्या बोला जाता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मेरी बात से एग्री करते हो या नहीं करते हो बेटा? जल्दी से बताओ, कोई समस्या यहां तक? आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमने यहां डिस्कस किया, नेचुरल पर्सन का अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, आर्टिफिशियल पर्सन का अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का अकाउंट भी हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। तो जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी की बात करेंगे, ऐसे ही कभी कभार प्रीपेड एक्सपेंसेस कर दिए जाते हैं। जैसे मिस्टर राम से उतना काम कराया नहीं, उसे एडवांस में पैसे दे दिए, तो है तो वो भी पर्सन ना, उसका अकाउंट मेंटेन करेंगे तो वो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। तो कोई एक्सपेंसेस सिर्फ एक्सपेंस के नाम से पूछा जा रहा है तो वो नॉमिनल है, लेकिन अगर उसके साथ आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और अनएक्रूड लगा दिया जा रहा है तो एक्रूड अनएक्रूड लगता है इनकम के लिए, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड लगता है एक्सपेंसेस के लिए। तो वो एक पर्सन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मान के चलो। तो इसलिए वो कैसे अकाउंट हो जाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अच्छा, शेयर कैपिटल अकाउंट कैसा अकाउंट है जरा बताओ? अरे वही वाली बात, शेयर कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स कौन है? पर्सन है। तो पर्सन को रिप्रेजेंट करने वाला हर एक अकाउंट अपने आप में कैसा हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट। अच्छा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कैसा अकाउंट है? पर्सनल, क्योंकि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट किसने लगाया? एप्लीकेशन शेयर होल्डर्स ने लगाया, तो शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट क्या हो गया? पर्सनल। अब आप माइंड में ये रखना, या तो किसी डायरेक्ट पर्सन का अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, या किसी आर्टिफिशियल पर्सन का अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, या किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई अकाउंट खोला गया, वो भी कैसा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। ये थ्योरी समझ में आ गई बेटा आपको? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं, नॉमिनल अकाउंट। बीच में थोड़ा सा स्पेस मैंने मेंटेन करा हुआ है, यहाँ थोड़ा सा ही मुझे लिखना है, इसलिए ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है। पर्सनल अकाउंट की डेफिनेशन लंबी चौड़ी थी, बाकी नॉमिनल की हम जल्दी ख़त्म कर देंगे। अकाउंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, प्रॉफिट्स एंड गेन्स, ये किस कैटेगरी में आ जाएंगे बेटा? सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाएंगे। ये सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाएंगे, चाहे किसी इनकम का अकाउंट है, एक्सपेंसेस का अकाउंट है, प्रॉफिट का अकाउंट है, गेन का अकाउंट है। प्रॉफिट गेन के साथ साथ मैं यहाँ पर इनकम भी लिख देता हूँ, ठीक है। ये सारे के सारे अकाउंट हमारे कैसे हो जाएंगे बच्चों? नॉमिनल अकाउंट। अब मुद्दा ये उठता है, सर इनकम क्या और एक्सपेंसेस क्या? लेट सपोज हम बात कर रहे हैं, आप लोग मेरे को फीस देते हो ट्यूशन फीस के नाम से, ये सारी मेरी इनकम है, लेकिन ये मेरा प्रॉफिट नहीं है। इस इनकम को कमाने के लिए मुझे खर्चे भी करने पड़ते हैं, उन सारे एक्सपेंसेस को मैं माइनस करने के बाद इसमें क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट का अकाउंट भी एक ऐसा अकाउंट नॉमिनल है, इनकम जो आ रही है वो भी नॉमिनल है, एक्सपेंसेस जो जा रहे हैं वो भी नॉमिनल है, यस या नो? और कई बार एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएं और इनकम कम रह जाए तो वो क्या बन जाता है? लॉस बन जाता है। तो लॉस का अकाउंट भी कैसा अकाउंट होगा? नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट आपको समझ में आ गया, पर्सनल अकाउंट आपको समझ में आया, यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को? एक्रूड और अनएक्रूड की बात करते हैं बेटा। जब हमने बोला एक्रूड, हमारे ऐसा इनकम होती है जो हमने कमा ली लेकिन मिली नहीं, और अनएक्रूड एक ऐसी इनकम होती है जो मिल गई लेकिन कमाई नहीं। बात क्लियर? तो अनएक्रूड इनकम की बात करते हैं। एक्रूड इनकम कोई भी ऐसा इनकम जो आपने अर्न कर लिया, जैसे कि सैलरी आपने कमा ली लेकिन अभी एम्प्लॉयर ने सैलरी नहीं दी है, तो एक्रूड इनकम। लेकिन एडवांस में सैलरी मिल गई, अभी काम करना बाकी है, तो अनएक्रूड इनकम। अब हम बात करेंगे बेटा रियल नेचर के अकाउंट्स की। तो जब रियल नेचर को डिफाइन किया जाता है तो हर जगह बुक्स में यही बोल दिया जाता है, अकाउंट विच इज़ नॉट पर्सनल और नॉमिनल,
जो पर्सनल नहीं है, नॉमिनल नहीं है, वो क्या बन जाएगा? रियल नेचर का अकाउंट। विच इज नॉट पर्सनल और नॉट नॉमिनल। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स intangible assets, cash etc. अकाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स और कैश एटसेट्रा। जल्दी से बताइए रोहित, आपका डाउट रिजॉल्व हो गया बेटा? जब भी कोई बच्चा ऑनलाइन में क्वेरी पूछे और अगर उसका क्वेरी सॉल्व हो जाए तो मेंशन भी कर दे। क्लियर? और ये सभी को समझ में आ गया बेटा? जो अकाउंट पर्सनल नहीं है, रियल नहीं है, वो क्या बन जाएंगे? जो अकाउंट पर्सनल नहीं है, नॉमिनल नहीं है, वो क्या बन जाएंगे? रियल अकाउंट। जैसे हम एग्जांपल की बात करते हैं, असेट्स के नेचर की बात कर लेते हैं। जैसे हमने कोई लैंड परचेस किया, खर्चा तो है नहीं वो, क्योंकि एक्सपेंस उसे बोलते हैं जो विद इन ईयर क्या हो जाए? कंज्यूम हो जाए। तो सालों साल चलने वाला एसेट्स हो गया। ना तो ये पर्सनल अकाउंट हुआ, क्योंकि ये किसी पर्सन का अकाउंट नहीं, जैसे बिल्डिंग का अकाउंट कोई पर्सन का अकाउंट नहीं है। दूसरी तरफ हमारा बिल्डिंग हमारा खर्चा भी नहीं है कि जो इसी साल हमारे पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये क्या हो गया? फिक्स्ड एसेट्स हो गया। तो कैसे अकाउंट, सारी की सारी फिक्स्ड एसेट्स के अकाउंट कैसे होंगे बच्चों? रियल नेचर के अकाउंट्स होंगे। जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, इंटेंजिबल एसेट्स का अकाउंट, टेंजिबल एसेट्स हो या इंटेंजिबल एसेट्स हो, लेकिन होते तो वो फिक्स्ड एसेट्स ही है ना। तो फिक्स्ड एसेट्स के अकाउंट कैसा अकाउंट होगा अब आपका? रियल। आप उसे अब नॉमिनल वगैरह नहीं बोल सकते। ये बात समझ में आ गई बेटा? कोई समस्या? यहाँ तक किसी बच्चे को अब डाउट हो रियल, पर्सनल और नॉमिनल में, तो मेरे से क्वेश्चन कर सकता है। रियल, पर्सनल, नॉमिनल। हाँ, क्या कह रहे हो बेटा? बैंक अकाउंट की अब बात कर लेते हैं। अब देखो, जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, जब भी हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो बैंक के बारे में भी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि बैंक हमारा जो अकाउंट है एक तरीके से एक थर्ड पार्टी का अकाउंट है। कैसा है ना? एक आर्टिफिशियल बॉडी है जिसे हम बैंक को क्या बोलेंगे? पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। यस है ना? अब बैंक के, जब हमारी पॉकेट में पैसा था तो वो टेंजिबल असेट्स थी, हमारे पास एक असेट्स थी, हमने रखा हुआ था, होल्ड किया था, जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे ही वो पैसा हमने बैंक के पास जमा करा दिया, तो वो पैसा किसी पर्सन के पास पहुंच गया। और वो पर्सन कैसा है? आर्टिफिशियल पर्सन। अब बैंक अकाउंट को टेक्निकली हम पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में रख सकते हैं। एक दूसरा फीचर भी है, पैसा हमारी जेब में रहे या बैंक में रहे, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा होती है, जिस सेकंड चाहो उस सेकंड आपको पैसा मिल जाता है। बैंक से मिलता है या नहीं मिलता? तो वो पॉकेट के पैसे के इक्विवेलेंट ही होता है। तो आप उस ट्रांजेक्शन को अगर रियल समझ के भी अगर उसकी अकाउंटिंग करोगे, तो भी अकाउंटिंग में 1% का डिफरेंस नहीं आएगा, कभी गलत हो ही नहीं सकती। बैंक अकाउंट टेक्निकली अगर बात करें डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली किस में जाएगा? पर्सनल नेचर के अकाउंट में जाएगा, राइट। और अगर आप उसे, क्योंकि वो थर्ड पार्टी के पास आपका पैसा मेंटेन है, किसी पर्सन के पास, लेकिन अगर आप उसे रियल समझ के भी अकाउंटिंग एंट्री पास करोगे, कैश समझ के भी अकाउंटिंग एंट्री पास करोगे, तो भी आपकी कभी एंट्री गलत नहीं हो सकती। क्लियर? तो मोस्ट ऑफ दी बुक्स में बैंक अकाउंट को पर्सनल अकाउंट ही बोला जाता है। हाँ, और 90 जो अच्छे ऑथर हैं वो कई बार इस मुद्दे पर साइलेंट रहते हैं, वो कुछ नहीं बताते कि पर्सनल है या रियल है, क्योंकि वहाँ पर इसे पर्सनल ट्रीट कर सकते हो, रियल दोनों में ट्रीट कर लेते हैं। हाँ बेटा, हाँ ये मुद्दा भी एक सामने आ गया सर। बैड डेट्स अकाउंट, बैड डेट्स एक लॉस का अकाउंट है। लॉस है या नहीं है? बैड डेट्स का मतलब बैड डेट्स हो गया, इसका मतलब लॉस हो गया।
और लॉस के अकाउंट क्या होना चाहिए हमारा, नॉमिनल अकाउंट। लेकिन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कोई लॉस नहीं है। प्रोविजन क्या होता है, मेरे 10 लाख रुपए के डेटर्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे 50,000 रुपए इनसे नहीं मिलेंगे, शायद नहीं मिलेंगे, मिल भी सकते हैं, ये से नो। तो मैं बनाता हूं एक प्रोविजन जो कि एक तरीके से एक लाइबिलिटी बन जाती है मेरे लिए, ठीक। और प्रोविजन किसके लिए बनाया जा रहा है, किसी पर्सन के लिए बनाया जा रहा है, शायद ये पर्सन पैसे नहीं देगा, दे दिए तो प्रोविजन को रिवर्स कर देते हैं, नहीं दिए तो जो प्रोविजन बना रखा है वो हमारा फाइनल लॉस ही ट्रीट कर लिया जाता है। तो जो प्रोविजन बनाते हैं उसे हम लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं और उसका दूसरा पहलू हम पीएनएल से उसे राइट ऑफ कर लेते हैं। तो प्रोविजनल, जब किसी प्रोविजन की अगर हम बात करेंगे तो प्रोविजन हमारा लाइबिलिटी ट्रीट करते हुए उसे पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में रखेंगे क्योंकि इट इज कनेक्टेड विद द पर्सन। लेकिन डेटर की अगर हम बात करेंगे, उसने पैसा देने से साफ मना ही कर दिया, तो वो अब हमारे लिए पर्सन तो काम का रहा नहीं, हम तो उसे सीधा सीधा क्या ट्रीट करेंगे, लॉस ट्रीट करेंगे, तो वो हमारा नॉमिनल अकाउंट हो जाता है, ठीक। और डाउट बेटा कोई बताइए, कैसा भी कोई जीरो लेवल से कोई डाउट आ रहा हो। आज तो मैंने समझाया आपको और मैं आपको रिसर्च करने का पूरा चांस दे रहा हूँ। घर पर कोई भी बुक्स उठा लेना, पलटना, जो भी अकाउंट आपको मिले दिखाई दे बस आपको, आप या तो खुद से आंसर कर पाओगे इसका पर्सनल है, रियल है या फिर नॉमिनल है। ना मिले तो लिस्ट बना के मेरे पास लेके आ जाना कि सर ये वाला अकाउंट समझ में नहीं आ रहा, विद लॉजिक आप समझा दो, यस है ना। ये क्लियर हो गया बेटा आपको। ये मैंने आपको डेफिनेशन से बताया, यहाँ तक का जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया है वो डेफिनेशन से कि कैसे हम अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम अकाउंट्स को पहचानने का प्रयास करेंगे। अब मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा जहाँ पर आपको दिमाग लगाना ही नहीं, दिमाग की बत्ती बंद, और सिर्फ आपको क्या करना है, कुछ रटी हुई चीज़ें हैं कि भाई इन चीज़ों के बेसिस पर हम बता पाएंगे ये हमारा पर्सनल अकाउंट है या फिर ये हमारा रियल अकाउंट है, यस है नो। चलिए बेटा, एक 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, फिर मैं अपनी क्लास को कंटिन्यू करता हूँ।